नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि कौन कौन से वंश आते हैं, किस किस ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया, कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए, अपन सब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे मध्यकाल का भारत। तो आज का अपना टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में अपना सबसे पहले आता है आक्रमण, विदेशी आक्रमण की विदेशों अरबों से तुर्कों ने आक्रमण किया। फिर शमसानी वंश आता है, इन सब ने आक्रमण करते हैं भारत के अंदर। तो वो अपन पहले देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आक्रांता कौन आए थे, फिर वो कहाँ से आए थे, किस वंश के थे, उन्होंने आक्रमण किस प्रदेश पे किया। तो भारत में सबसे पहले अपन देखेंगे अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में भारत में सबसे पहले, अरबों में सबसे पहले आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब ये मोहम्मद बिन था कहाँ का? ये क्या था? अरब कंट्री से आता है, अरब देश से आता है और भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम था कौन? मोहम्मद बिन सेनापति था किसका? उमैयद खलीफा का। उमैयद खलीफा का सेनापति। खलीफा का पद कहाँ पे था? अरब में। और अरब में उमैयद खलीफा का सेनापति होता है मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण करता है। और जो उमैयद बिन खलीफा होता है ये उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है पैगंबर मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद साहब का। भारत पर पहला अरब आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति होता है किसका? उमैयद खलीफा का। और उमैयद खलीफा कौन था? उमैयद खलीफा उत्तराधिकारी था मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब का। इसने सबसे पहले आक्रमण, इसका सबसे पहला आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। कहाँ पे करता है पहला आक्रमण? सिंध एवं मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है, सिंध एवं मुल्तान पर। कब करता है? 712 ईस्वी में। ठीक है। उस समय सिंध प्रांत का जो राजा था, जो सिंध प्रांत का शासक था, वो था दाहिर। सिंध प्रांत का राजा होता है दाहिर। दाहिर के खिलाफ ये सबसे पहला आक्रमण करता है 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर। उस समय सिंध का जो राजा होता है वो होता है दाहिर। ठीक है। उसके बाद में ये सिंध प्रांत पे आक्रमण करता है। अब ये सोचने की बात है कि इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने आक्रमण किया क्यों? तो जितने भी ये विदेशी आक्रांता हुए, इनका सबका अपना अलग अलग रीजन था, अपना एक अलग से, और इनका इंटरेस्ट था आक्रमण करने का। इसका मुख्य उद्देश्य था अरबों का आक्रमण करने का, अरब राज्य का विस्तार, अरब राज्य का विस्तार और इस्लाम का प्रसार प्रचार। इस्लाम का प्रचार प्रसार। सबसे पहले आक्रमण कब होता है? 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान पर। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति होता है उमैयद खलीफा का, और जो उमैयद खलीफा है वो उत्तराधिकारी होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर आक्रमण करता है। सिंध पर आक्रमण करता है, उस समय सिंध का राजा होता है दाहिर।
उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि अरब राज्य का विस्तार किया जाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। अब मोहम्मद बिन कासिम से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि इसने सबसे पहले एक कर लगाया था जिसे जजिया कर कहा जाता है, जजिया कर। अब ये जजिया कर क्या होता है? जजिया कर का मतलब था गैर धार्मिक कर। एक तरीके से ये लगाया जाता था मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम शासकों द्वारा। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया सिंध वासियों पे, क्योंकि इसने सबसे पहले ही सिंध पे आक्रमण किया, सिंधु वासियों पे लगाया। ये एक तरीके से इस्लाम को ना मानने वाले, जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, उनको छोड़ के सभी धर्मों के इंसानों से ये कर वसूला जाता था। तो जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाया था इसने सबसे पहले? 712 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करने आया तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में एक कवि हुआ करता था। उस कवि का नाम था अल फाजरी। मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में एक कवि का नाम क्या? अल फाजरी। कवि कौन था? अल फाजरी। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है अल फाजरी किसके साम्राज्य में या किसके काल में कवि रहा है? तो अल फाजरी किसके काल में था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले एक किताब लिखी थी, किताब अल जिज। इसने एक अपनी पुस्तक लिखी, किसने? अल फाजरी ने, जो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत आया। इसने भारत आके भारत के खगोल शास्त्रों का अध्ययन किया और भारत के खगोल शास्त्रों के आधार पर ही किताब अल जिज का निर्माण किया, इसकी रचना की भारत के खगोल शास्त्र के आधार पर। भारत के खगोल शास्त्र के आधार पर। ये था अरबों का आक्रमण। अरब से चल के कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति होता है उमैद खलीफा का, और उमैद खलीफा कौन होता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी। ये आक्रमण करता है 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान पर। उस समय सिंध का राजा हुआ करता था दाहिर राजा। इसका यहाँ आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा अरब राज्य का विस्तार करना। उसके बाद इसके दरबार में कवि हुआ था अल फाजरी, जिसने एक किताब की रचना की, एक पुस्तक लिखी किताब अल जिज, जिसका आधार था भारत का खगोल शास्त्र। भारत के खगोल शास्त्र को देख के इसने अपनी ये बुक लिखी जिसका नाम था किताब अल जिज। अब अरबों के बाद में आक्रमण होता है तुर्कों का। अब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में। उसके बाद में तुर्क आक्रांता आते हैं। कौन आते हैं? तुर्क। तो तुर्कों का आक्रमण। अब ये जितने भी अरब आक्रांता हुए, तुर्क हुए, इन सब के अलग अलग उद्देश्य थे। इनका भी एक उद्देश्य था। इनका एक उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। अब मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का इनका उद्देश्य था। इनमें सबसे पहला तुर्क होता है अल्पतगिन। अल्पतगिन होता है जो गजनी वंश का था।
और इसके साम्राज्य की राजधानी भी क्या थी? गजनी। इसके वंश को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है यामिनी वंश। अल्पतगिन था जो गजनी वंश का संस्थापक भी था, राजधानी भी इसकी गजनी थी, और गजनी वंश का ही एक दूसरा नाम है यामिनी वंश। उसके बाद में जो अल्पतगिन होता है इसका दास होता है सुबुतगिन। इसका क्या दास कौन होता है? सुबुतगिन। अल्पतगिन का दास होता है सुबुतगिन, जो 1986 में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करता है। पहला तुर्क आक्रमण कब करता है? सॉरी 986 ईस्वी के अंदर। 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करता है सुबुतगिन। सुबुतगिन के बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो क्या होता है? सुबुतगिन का उत्तराधिकारी होता है। महमूद गजनवी आता है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला तुर्क यही था। कौन? महमूद गजनवी। तो अपना अगला है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 997 ईस्वी के अंदर गजनी का राजा बनता है, गजनी के सिंहासन पे बैठता है। ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी के साम्राज्य पर काबिज होता है, गजनी का साम्राज्य संभालता है। वहां से 1001 ईस्वी से लेके और 1027 ईस्वी तक ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिनमें इसका सबसे पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही राजा होता है एक, पहला आक्रमण इसका होता है हिंदू शाही राजा। कहां पे? पंजाब के अंदर। और राजा कौन था? जयपाल। महमूद गजनवी अपना सबसे पहला आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में एक हिंदू शाही राजा पे जो पंजाब का शासक था, और शासक का नाम था जयपाल। ठीक है। जैसे ही ये आक्रमण करता है जयपाल की पराजय होती है, और इस लड़ाई को बोला जाता है वेहिंद की प्रथम लड़ाई। वेहिंद की प्रथम लड़ाई। तो वेहिंद की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1001 ईस्वी में। किसके साथ होती है? महमूद गजनवी और सिंध के राजा पंजाब के राजा जयपाल के साथ में। जयपाल हिंदू शाही राजा होता है और इस युद्ध में जयपाल की पराजय होती है। फिर ये अपना अगला आक्रमण करता है 1008 ईस्वी के अंदर आनंदपाल राजा के विरुद्ध, जिसके अंदर आनंदपाल की हार होती है, महमूद गजनवी जीतता है। उसके बाद में इस युद्ध को बोला जाता है वेहिंद की द्वितीय लड़ाई। वेहिंद की द्वितीय लड़ाई। वेहिंद की प्रथम लड़ाई होती है हिंदू शाही राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में। मोहम्मद गजनवी इसमें विजेता रहता है, जयपाल की पराजय होती है। उसके बाद में वेहिंद की द्वितीय लड़ाई महमूद गजनवी और आनंदपाल राजा के मध्य होती है 1008 ईस्वी के अंदर, जिसमें आनंदपाल की पराजय होती है। इसके बाद में ये अपना अगला आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में, जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। इसका सबसे पहला आक्रमण क्या था? 1001 ईस्वी में वेहिंद की
प्रथम युद्ध। दूसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में वेहिंद का। द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध किसके खिलाफ होता है? पंजाब शासक जयपाल के साथ। जयपाल की क्या होती है? पराजय। वेहिंद की द्वितीय लड़ाई। द्वितीय लड़ाई में किसको हराता है? आनंदपाल। उसके बाद में इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण आता है 1025 में। यह आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ में शिव मंदिर पर। अब ये सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ है गुजरात में, गुजरात में काठियावाड़। इसका सबसे फेमस आक्रमण होता है सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण। जो सोमनाथ मंदिर होता है, सोमनाथ का शिव मंदिर होता है काठियावाड़ में, गुजरात समुद्र के तट पे, जहां से ये भारी मात्रा में लूटपाट मचाता है। लूटपाट मचाने के बाद में इसका जो अंतिम आक्रमण होता है, लास्ट आक्रमण, वो 1027 के अंदर होता है बेहरा के दुर्ग पर। बेहरा का दुर्ग आक्रमण। और बेहरा का दुर्ग कहां पे है? आगरा के अंदर। प्रथम आक्रमण वेहिंद की प्रथम लड़ाई बोली जाती है 1001 में पंजाब के राजा जयपाल के साथ। जयपाल की पराजय होती है। वेहिंद की द्वितीय लड़ाई 1008 ईस्वी में आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में। मोहम्मद गजनवी विजेता रहता है, आनंदपाल की पराजय होती है। उसके बाद में इसका सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो सोमनाथ के शिव मंदिर के ऊपर करता है आक्रमण। सोमनाथ का शिव मंदिर है वो गुजरात के अंदर काठियावाड़ में और समुद्र के किनारे। यहाँ से भारी मात्रा में गहने जेवरात लूटता है। उसके बाद में 1027 में इसका अंतिम आक्रमण होता है, बेहरा के दुर्ग पे आक्रमण करता है। बेहरा का दुर्ग होता है आगरा के अंदर। ठीक है। अब 1027 के बाद में जैसे ही ये बेहरा का दुर्ग जीतता है, उसी समय आगरा के निकट कन्नौज, फिर थानेश्वर, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा और सोमनाथ पे इसका आक्रमण 1025 में। सोमनाथ, ये इन जगहों को ये क्या कर देता है? विध्वंस कर देता है। अब उस समय ये सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटता है और वहां पे मूर्तियों को फुड़वा देता है, मूर्तियों को खंडित करता है। इसके कारण इसका एक उपनाम है, इसका उपनाम है बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना। और ये लूटपाट की हृदय से आता है, सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटता है, वहां पे मूर्तियों को खंडित करवाता है, जिसके कारण इसे मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता है। अब इसके दरबार में कुछ कवि और इतिहासकार हुए। पहला राजकवि फिरदौसी। राजकवि फिरदौसी रचना किसकी करता है? शाहनामा की। शाहनामा की रचना करता है राजकवि फिरदौसी, जो किसके समय काल में था? मोहम्मद गजनवी के। उसके बाद में इसके दरबार में आता है अलबरूनी। अलबरूनी रचना करता है किताब उल हिंद की। किताब उल हिंद। फिर इसके दरबार में एक इतिहासकार होता है जिसका नाम होता है बेहाकी। बेहाकी क्या होता है? इतिहासकार। जो रचना करता है अलबी, तारिक ए सुबुद्दीन। ठीक है।
इसके दरबार में दो कवि और एक इतिहासकार। पहला राजकवि फिरदौसी किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी के साथ आता है, जो शाहनामा की रचना करता है, और इसे फारसी भाषा का जनक भी कहा जाता है फिरदौसी को। किस भाषा का? फारसी भाषा का जनक। राजकवि फिरदौसी को फारसी भाषा का जनक भी कहा जाता है। दूसरा कवि था इसके दरबार में अल बरूनी, जो रचना करता है किताबुल हिंद की। और अंतिम था इसके दरबार में बैहाकी, जो एक इतिहासकार था, जो रचना करता है अलवी तारीख-ए-सुबुतगी। तो ये था तुर्क आक्रमण। इसके बाद में आता है संसबानी वंश। मध्यकाल भारत में अगला वंश जो भारत पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने वाले वंश का नाम है संसबानी वंश। अगला आक्रांता कौन सा वंश आएगा? संसबानी वंश। अब जब ये गौर या गजनी साम्राज्य जब चल रहा था, तो जो अफगानिस्तान का एरिया है उसमें धीरे धीरे करके गजनी वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। पतन होने के साथ ही वहां पे एक गौर कबीला होता है। अफगानिस्तान में गौर कबीले का उदय होता है। गौर कबीले का जो शासक था वो था मोहम्मद गोरी। जैसे ही अफगानिस्तान में गजनी वंश का पतन होना शुरू होता है, पतन होता जाता है, गौर कबीला अपनी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्राप्त करके और गद्दी पे काबिज होने की कोशिश करता है। गौर कबीले का जो शासक था वो था मोहम्मद गोरी करता है अब भारत पे आक्रमण। अब इसका भी अपना एक उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना। ये सबसे पहले आता है अपना मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, जो किस वंश का था? संसबानी वंश का। फिर 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात पर आक्रमण करता है। कौन करता है गुजरात पर आक्रमण? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक होता है, गुजरात का शासक कौन होता है? भीमदित्य होता है गुजरात का शासक, जिसको भीमदित्य और मोहम्मद गोरी के बीच में गुजरात में आक्रमण होता है, जिसमें जो भीमदित्य है इसकी हार होती है। भीमदित्य है वो पराजित करता है मोहम्मद गोरी को, जो मोहम्मद गोरी की क्या होती है? प्रथम पराजय होती है। ये पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। द्वितीय आक्रमण करता है गुजरात पर। गुजरात में 1178 में आक्रमण करता है। उस समय गुजरात का शासक होता है भीमदित्य का एक अन्य नाम भी और होता है, जिसे अन्य नाम दिया जाता है मूलराज के नाम से जाना जाता है। मूलराज या भीमदित्य के साथ इसकी गुजरात आक्रमण में लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय होती है। उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण कहाँ पे किया इसने? 1175 में करता है ये मुल्तान पर। फिर 1178 में कहाँ पे करता है? गुजरात में। गुजरात का शासक होता है भीमदित्य। उसके बाद में ये आक्रमण करने पहुंचता है दिल्ली। उस समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था दिल्ली, तो दिल्ली पे आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली पे शासक, कौन से शासक का राज होता है? कौन सा वंश? चौहान वंश राज करता है। शासक होता है पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो चौहान वंश का था, उस समय दिल्ली का शासक होता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में प्रथम युद्ध होता है तराइन का, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी के अंदर। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता किसके बीच में है? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी के मध्य। इसके अंदर भी क्या होती है? मोहम्मद गोरी पराजित होता है और वापस लौट जाता है। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। जिसके अंदर मोहम्मद गोरी क्या होता है? विजेता रहता है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी से जीतता है, और तराइन के सेकंड युद्ध जब होता है, द्वितीय युद्ध जब होता है 1192 ईस्वी के अंदर, उस समय पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। हार का एक मुख्य कारण भी क्या था कि उस समय कन्नौज का शासक हुआ करता था। उस समय कन्नौज का शासक हुआ करता था जयचंद, और जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम करते थे। प्रेम के कारण ही पृथ्वीराज चौहान का जो व्यवहार होता है वो जयचंद के साथ में सही नहीं रहता, मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रहता, इन दोनों के आपस में युद्ध चलता रहता है। उसी कारण से, और प्रथम युद्ध जब होता है तराइन का प्रथम युद्ध, उस समय तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, पर द्वितीय जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान की क्या होता है? अपने साम्राज्य के चारों ओर अपने शत्रुओं को पाल लेता है। चारों ओर जितने भी शासक हुआ करते थे, जैसे गुजरात का शासक हुआ, फिर कन्नौज का शासक हुआ, फिर महोबा का शासक हुआ, इन सब के साथ में पृथ्वीराज चौहान के अच्छे संबंध न होना भी एक तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी हार का प्रमुख कारण था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी है वो आक्रमण करता है जो कन्नौज का शासक है जयचंद, इसके खिलाफ, जिसको बोला जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता किस किस के बीच में है? राजा जयचंद व मोहम्मद गोरी के मध्य। चंदावर के युद्ध में जयचंद की पराजय होती है, मोहम्मद गोरी विजेता रहता है। ठीक है। अब जैसे ही ये चंदावर, यानी जयचंद कहाँ का राजा है? कन्नौज का। कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद। जैसे ही कन्नौज पे विजय पाता है, मोहम्मद गोरी अपना एक सिक्का जारी करता है, और सिक्के में क्या होता है कि एक तरफ तो जो लक्ष्मी माता है इसकी आकृति बनी रहती है, और दूसरी तरफ कलमा खुदाता है। ये क्या करता है मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी एक सिक्का जारी करता है। सिक्के के अंदर क्या रहता है? एक साइड तो रहती है देवी लक्ष्मी की मूर्ति, और दूसरी साइड कलमा खुदवाता है। दूसरी साइड कलमा खुदवाता है।
तथा इस पे देवनागरी लिपि में, जिस साइड कलमा खुदवा रहता है उस साइड देवनागरी लिपि में लिखवाता है मोहम्मद बिन मास। मोहम्मद बिन मास ये अपना एक सिक्का जारी करता है कन्नौज विजय के बाद। कन्नौज विजय के बाद ये अपना सिक्का जारी करता है जिसमें एक साइड देवी लक्ष्मी की मूर्ति होती है और दूसरी तरफ कलमा खुदवाता है तथा उस पे देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन मास लिखवाता है। उसके बाद में ये 56 ग्रेन का सिक्का जारी करता है। 56 ग्रेन का सिक्का जारी करता है जिसका नाम दिया जाता है दिल्ली कला सिक्का कहा जाता है। कन्नौज विजय के बाद सिक्का जारी करता है, फिर 56 ग्रेन का एक सिक्का जारी करता है। जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का सेनापति जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करता है, पूर्वी भारत को जीतता है। इसने क्या किया, पूर्वी भारत को जीता तथा नालंदा और विक्रमशिला नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों को तुड़वा देता है। उनका पुस्तकालय है उसमें आग लगवा देता है बख्तियार खिलजी। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करने वाले विदेशी आक्रांता का नाम, तो कंफ्यूजन में मोहम्मद गोरी पे बच्चे टिक करते हैं, जबकि मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी का सेनापति होता है कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करता है, एक तो पूर्वी भारत को जीतता है और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को विध्वंस करता है। उसके बाद में 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपता है। और घर जाते समय रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद गोरी है जो अपना एक वजीर, एक तरीके से अपना एक सैनिक छोड़ के जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे भारत की नेतृत्व को सौंपता है। और उसके बाद में 1206 ईस्वी में जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे दोस्तों मध्यकाल भारत में विदेशी आक्रमण। अब आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन से वंश की स्थापना करेगा, गुलाम वंश की। एक चीज और है, मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी को बोला जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे उनको हराता है। उनको हराने के बाद दिल्ली और अजमेर पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो दिल्ली और अजमेर पर पूर्णतः नियंत्रण में लाने के कारण, पूर्णतः नियंत्रित करने के कारण मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पे राज करता है जहां पे ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। आज के लिए अपने विदेशी आक्रांताओं का टॉपिक होता है खत्म। कल से अपन चालू करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के मुख्य राजा कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, वो सारा अपन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।
आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।